Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Namul Chokthai, and we are having the chapter number 17, and today our topic is elastic limit and yield strength. Please like, comment and subscribe, and don't forget to hit bell icon for more videos. You are watching my YouTube channel, Dr. Physics. So regarding our topic, elastic limit and the yield strength, first of all, we have to discuss some key points that we have to keep in mind before discussing this topic. Among these key points, the first one is the we have to discuss the tensile test. Then we have to discuss what is elastic limit, the yield point, the UTS, and then we have to discuss the stress strain curve, and then we have to talk about what are the ductile substances and brittle substances. So in the topic elastic limit and the yield strength, first of all we have to talk about the tensile test. Tensile test क्या होता है? In order to evaluate the mechanical strength or the mechanical properties of the materials, this test is carried out. और इसके लिए एक मशीन यूज़ की जाती है जिसको हम ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड टेंसाइल टेस्टिंग मशीन कहते हैं. और इसी किस्म की एक मशीन जो है जहाँ पे आपको दिखाई गई है, और इस मशीन में इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें इसके अपर एंड द लोअर जॉज होते हैं. और यहाँ पे इस डायग्राम में आपको ये अपर और ये लोअर जॉ आपको दिखाए गए हैं, जिसमें मटेरियल रॉड है या वायर है जिसकी हमने मैकेनिकल स्ट्रेंथ के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी होती है. उसको इन दो जॉज के दरमियान उसको फिक्स कर दिया जाता है. ये जॉज अपवर्ड मूव करते हैं और बढ़ती हुई स्ट्रेस की वैल्यू के साथ साथ जो स्ट्रेन पैदा होता है उसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लिया जाता है. और इस तरह इस मशीन के साथ एक कंप्यूटराइज सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ जो है वो एक ग्राफ प्लॉट करता है. सो टेंसाइल टेस्ट के हवाले से हम क्या कह सकते हैं? वायर इज एक्सटेंडेड एट अ स्पेसिफाइड डिफॉर्मेशन रेट. The stress is generated by the wire by the machine. Stress is generated by the machine in the wire means जब मशीन फोर्स लगाएगी, जहाँ आप मूव करेंगे तो एक स्ट्रेस क्रिएट होगा उस वायर के अंदर. सपोज हम वायर की हवाले से बात कर रहे हैं. Deformation produced in the wire is continuously measured by an electronic device provided with mechanical strength. Mechanical testing machine means इस मशीन के साथ हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दी जाती है. इस डिवाइस के साथ हम तमाम स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते चले जाते हैं. And at the end, the force elongation diagram or the stress strain curve is plotted automatically on the XY chart record. और ये मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फोर्स elongation कर्व हमें बना के देती है on the XY chart recorder. Next we have to talk about what is elastic limit. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं elastic limit क्या होता है. ये मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की जो कि कोई भी मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है. और इस तरह के जब आप उस स्ट्रेस को आप हटाएंगे तो वो मटेरियल वापस अपनी असली हालत में आ सकता है. यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाया गया है, इस इमेज में आपको एक रबर दिखाया गया है. जब आप इस रबर को दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इस रबर में एक खिंचाव पैदा होगा, एक एक्सटेंशन पैदा होगा. लेकिन अगर आपकी लगाई गई फोर्स इस रबर के इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो जब आप इसको फोर्स को हटाएंगे तो ये रबर वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा. लेकिन अगर इसे बहुत ज़्यादा खींचा जाएगा, इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया जाएगा तो ये टूट भी सकती है और परमानेंट चेंज भी हो सकती है. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस बेसिकली endured by the object such that when the stress is removed the body come back regains its original shape, and this value of the stress is called the elastic limit. Maximum value of the stress that is endured by the object. Endured का मतलब होता है बर्दाश्त करना. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यील्ड पॉइंट. हम इस ग्राफ में अभी देखेंगे कि यील्ड पॉइंट क्या होता है, लेकिन हम सबसे पहले इसका एक आइडिया लेना चाहते थे कि यील्ड पॉइंट से क्या मुराद है. तो यील्ड पॉइंट से हमारे स्ट्रेस कर्व पे वो पॉइंट होता है जहाँ पे 0.2% परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुकी होती है. तो आपने याद रखना है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे 0.2% ऑफ द परमानेंट डिफॉर्मेशन हैज़ अकर्ड. हम ये कह सकते हैं इट इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ द परमानेंट डिफॉर्मेशन. यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट होती है बिलो द यील्ड पॉइंट.
अब यील्ड पॉइंट से नीचे क्या होगा, अगर यील्ड पॉइंट पे परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो रही है तो यील्ड पॉइंट से नीचे क्या होगा, यील्ड पॉइंट से नीचे उसकी इलास्टिक लिमिट होगी, और अगर फोर्स को हटाया जाएगा तो बॉडी अपनी जो है वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकती है। और अगर आप यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे मीन्स आपने परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ मतलब बढ़ना शुरू कर देंगे और बॉडी में एक परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाएगा। बिलो द यील्ड पॉइंट द मटेरियल will deform elastically and will return to its original shape when the applied stress is removed. Once the yield point is passed means अगर आप stress की value को yield point से बढ़ा देंगे, some fraction of the deformation will be permanent and non-reversible and is known as plastic deformation. और हम जानते हैं लास्ट टाइम भी हमने अपने लेक्चर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के हवाले से पढ़ा था, डिफॉर्मेशन के हवाले से पढ़ा था, और डिफॉर्मेशन के हवाले से हमने बात की थी कि when the force is applied on the body, the applied force causes the change in the shape. तो डिफॉर्मेशन को हमने बेसिकली चेंज के लिहाज से डिफाइन किया था कि ये बेसिकली एक चेंज होता है। अब ये चेंज दो तरह का होगा, या तो टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा। अगर टेम्परेरी है तो उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे, और अगर परमानेंट चेंज है, पक्का पक्का वापस नहीं आने वाला, तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूटीएस। अगेन हम ग्राफ में जाके एक दफ़ा फिर देखेंगे यूटीएस से क्या मुराद होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक आइडिया लेना चाहेंगे यूटीएस से क्या मतलब होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एंड्यूर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर इट्स ब्रेक्स। अपने टूटने से पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस जो कि कोई भी बॉडी बर्दाश्त कर सकता है उसको हम यूटीएस कहते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाता है। इट इज रिगार्डेड as the nominal strength of the material once a point is corresponding to the UTS is crossed, the material breaks. Next जी हमारा पॉइंट है stress strain curve for the ductile materials। हम लोगों ने ये डिस्कस करना है, लेकिन इस ग्राफ को हम बाय पार्ट्स एक एक पोर्शन को अलग से डिस्कस करेंगे और सम अप करेंगे हर पोर्शन के हवाले से। So this is the stress strain curve for the ductile material, और उसका पहला पोर्शन आपको इस वक्त डिस्प्ले हो गया। ये पहला जो पोर्शन है, पहला रीजन जो है वो ओ से लेके ए तक ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट ओ है, और ओ से लेके ये ए तक एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आप देख रहे हैं कि ये ब्लू लाइन ओ से लेके ए तक एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये स्ट्रेट लाइन जहाँ बनती है ग्राफ में उसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे हमने स्ट्रेस दिखाया है, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम यहाँ पे स्ट्रेन के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रेन होगा, हम अभी यहाँ पे इसको लिखते हैं स्ट्रेन के हवाले से, ये स्ट्रेन होगा इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि जब आप स्ट्रेस की वैल्यू को अपवर्ड बढ़ाते चले जाएंगे तो सेम स्ट्रेन की वैल्यू भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बढ़ती हैं। मींस एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, एक प्रोपोर्शनलिटी होती है, एक स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी कहलाती है, जो हमें यहाँ ओ से लेके ए के दरमियान जो है वो नजर आती है। अब ए के रिगार्डिंग जो पॉइंट होगा उसके हम सिग्मा पी बोल सकते हैं या सिग्मा ए भी बोल सकते हैं। सिग्मा ई इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जो कि उसकी इलास्टिक लिमिट में है। मींस अगर स्ट्रेस को हटाएंगे तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर सकती है। और अगर हम इसे सिग्मा पी बोलते हैं तो सिग्मा पी क्यों बोलते हैं, पी फॉर प्रोपोर्शनलिटी और सिग्मा फॉर स्ट्रेस होता है। तो सिग्मा पी का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की जहां तक या जब तक प्रोपोर्शनलिटी कायम रहती है। ये मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की जिसके लिए ओ और ए एक स्ट्रेट लाइन बनती है, या एक स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन मेंटेन रहती है। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे सिग्मा पी को, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस endured by the object for which the straight line proportionality between the stress and the strain is maintained। तो इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस की वैल्यू को इसको बढ़ा देंगे तो फिर ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, जो कि हमारा नेक्स्ट कर्व है जो कि इस किस्म का बनता है। अब हम स्ट्रेस को और बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो रीजन आया है वो ए से लेके बी तक आया है, कर्व हमारा ए से लेके बी तक है। अब आप देख सकते हैं कि ये पहले जैसा स्ट्रेट लाइन अपवर्ड मूव नहीं कर रहा, ये कर्व हो गया, मुड़ गया ये। तो इसका जो कर्व होना है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी नहीं रही,
लेकिन अगेन पॉइंट बी को हम सिग्मा ई बोलेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ पे इसने अपनी इलास्टिक लिमिट को बरकरार रखना है, और अगर स्ट्रेस को आप हटा देंगे तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको सिग्मा पी को डिफाइन करना हो या सिग्मा ई को डिफाइन करना हो, और उसके बाद नेक्स्ट और जो वैल्यूज होंगी सिग्मा की जब हम उन्हें डिफाइन करेंगे, तो हम एक वर्ड बार बार बोलेंगे कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एंड्योर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हर एक के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, क्योंकि हम स्ट्रेस की वैल्यू को तो मैक्सिमम कह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के हवाले से नेक्स्ट जो पैरामीटर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बदलते हैं। जैसे सिग्मा पी के लिए हमने कहा कि ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी होती है। सिग्मा ई के लिए हम कहेंगे ये वो मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की जब तक इलास्टिक लिमिट होती है, क्योंकि इसके बाद इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाएगी, और सिग्मा पी को क्रॉस कर लेंगे तो फिर प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगी। तो आपने इस सेंस में सिग्मा पी को सिग्मा ई को डिफाइन करना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एंड्योर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आगे दोबारा सुन लीजिए, सिग्मा पी के लिए मैं बोलूँगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द stress endured by the object for which the straight line proportionality between the stress and the strain is maintained, और sigma e के लिए कहूँगा maximum value of the stress endured by the object such that when the stress is removed the body comes back or regains its original shape. नेक्स्ट पोर्शन जो हमें बी से लेकर सी तक रीजन दिखाया गया है, ये रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक नेचर या प्लास्टिसिटी कहलाता है। मीन्स के जब आप बी को क्रॉस करेंगे तो प्लास्टिसिटी शुरू हो जाएगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, और पॉइंट सी वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका होता है। याद रखिएगा, पॉइंट सी के हवाले से इसको हम सिग्मा एम बोलते हैं या सिग्मा एम बोलते हैं या फिर यूटीएस बोलते हैं। यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की जो कि कोई भी मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, और वो इस वैल्यू पे आके परमानेंट डिफॉर्म हो चुका होगा। और अगर आप सी की वैल्यू को क्रॉस करते हैं, मींस स्ट्रेस की वैल्यू को सिग्मा एम से और बढ़ा देते हैं, तो फिर ये पॉइंट डी पे जाके इसका फ्रैक्चर हो जाएगा, और पॉइंट डी के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्मा की वैल्यू है उसको सिग्मा एफ बोला जाता है। फ्रैक्चर स्ट्रेस के हवाले से सिग्मा एफ इसको बोला जाता है। इस तरह हमने इसके कुछ पोर्शंस जो थे ग्राफ के हमने अलग अलग दिखाए। इलास्टिक लिमिट एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए, बी को हमने इलास्टिक लिमिट बोला है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस को ज़ाहिर कर रहा है, और इस मैक्सिमम वैल्यू तक बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर सकता है अगर स्ट्रेस को हटा दिया जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ यील्ड पॉइंट, और वहाँ पे 2% मैंने लिखा, और ये अगेन पॉइंट बी की तरफ इशारा किया गया है। एक्चुअली ये पॉइंट बी की तरफ इशारा नहीं किया गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो मैं रेड इस निशान से, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको बी दिखाता हूँ, इसको मैंने बी दिखाया है, इस पॉइंट को मैंने बी दिखाया है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा उससे मैं आगे कर लेता हूँ, ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने और आगे दिखाया है। ये वैसे कुछ ज़्यादा हो गया, वैसे इतना पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट 0.2% स्ट्रेस को आगे मूव करता हुआ दिखाना है। तो 0.2% बेसिकली ये क्या दिखाया गया कि 0.2% डिफॉर्मेशन हैज़ अकर्ड। अभी हमने यील्ड पॉइंट में बोला था कि जहाँ पे डिफॉर्मेशन जस्ट शुरू होती है, जहाँ पे 2% डिफॉर्मेशन हो चुकी होती है, तो उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। हमारी बुक में जो बी पॉइंट है इसी को यील्ड पॉइंट कहा गया है। लेकिन याद रखिएगा, फिर इसमें एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि बी को यील्ड पॉइंट भी कहा गया है और बी को जो है वो इलास्टिक लिमिट भी कहा गया है, सिग्मा पी ई भी कहा गया है, तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि जो यील्ड पॉइंट है वो बी से थोड़ा सा आगे होगा टूवर्ड द बी सी रीजन और टूवर्ड द प्लास्टिसिटी, और हम ये कहेंगे कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे 0.2% डिफॉर्मेशन हो चुकी होती है, या इसको यूँ कहना चाहिए कि जहाँ पे अभी डिफॉर्मेशन का आगाज हुआ होता है, लिहाजा ये बी से थोड़ा सा आगे पॉइंट होगा, इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डक्टाइल सब्सटेंसेस। डक्टाइल सब्सटेंसेस जिनकी आप तारे बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, एटसेट्रा। सब्सटेंसेस विच अंडरगो द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर नोन एज द डक्टाइल सब्सटेंसेस। मींस के ये अपनी प्लास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद टूटते हैं। इनकी एग्जांपल्स में लेड है, कॉपर है, एंड रॉट आयरन एटसेट्रा। और उसके बाद है जी ब्रिटल सब्सटेंसेस,
Brittle substances کیا ہوتے ہیں؟ Brittle substances میں substances which break just after the elastic limit is reached. مطلب یہ اپنی elastic limit کے فوراً بعد ٹوٹ جائیں گے، ان کو brittle substance بولتے ہیں. اور brittle substances کی examples میں گلاس ہو سکتا ہے، ہائی کاربن اسٹیل ہو سکتا ہے ایٹسٹرا. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا لیکچر ختم ہوا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئکن کو پریس کیجیے ٹو گیٹ دا نیو ویڈیوز. اینڈ تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.